Hi friends, this is the next lecture of thermodynamics in which we will study about pressure of radiation. दोस्तों, ऊष्मागतिकी का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम विकिरण दाब के बारे में अध्ययन करेंगे. In this lecture, we will discuss about ultraviolet catastrophe, limitations of classical theory and the pressure of radiation. आज के हमारे इस लेक्चर में हम पराबैंगनी विपद क्या है, चिरसम्मत सिद्धांत की सीमाएं क्या है तथा विकिरण दाब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे. So first of all, ultraviolet catastrophe. तो सबसे पहले पराबैंगनी विपद. Now, what is ultraviolet catastrophe? तो पराबैंगनी विपद क्या है? The Rayleigh-Jeans law is based on the classical theory of physics and it is valid only for the higher wavelength or lower frequency part of the black body radiation curve. Rayleigh-Jeans law, ये Rayleigh-Jeans नियम भौतिकी के चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित है तथा यह नियम केवल उच्च तरंगदैर्ध्य तथा यह कृष्णिका विकिरण कर्व की केवल उच्च तरंगदैर्ध्य या निम्न आवृत्ति वाले भाग के लिए मान्य है. तो अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई हो या वेवलेंथ की वैल्यू लो हो, उस केस में रेले-जीन्स लॉ हमारा काम नहीं करता है. एट लोअर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी साइड it does not fit well the experimental curve. यह नियम निम्न तरंगदैर्ध्य या उच्च आवृत्ति पर प्रायोगिक वक्र से मेल नहीं खाता है. तो अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लो हो या वेवलेंथ की वैल्यू हाई हो, उस केस में रेले-जीन्स लॉ हमारे एक्सपेरिमेंटल कर्व को फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है. तथा यदि तरंगदैर्ध्य का मान कम हो या आवृत्ति का मान उच्च हो तो रेले-जीन्स लॉ या रेले-जीन नियम प्रायोगिक वक्र को फॉलो नहीं करता है या प्रायोगिक वक्र का अनुसरण नहीं करता है. According to Rayleigh-Jeans law, the energy density, Rayleigh-Jean नियम के अनुसार ऊर्जा घनत्व U nu is directly proportional to nu square. U nu means spectral energy density. U nu का तात्पर्य स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व से है. तो U nu की वैल्यू न्यू के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है या स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व का मान आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होता है. So the total energy density in the limit nu equal to 0
टू न्यू इक्वल टू इंफिनिटिव। अतः न्यू बराबर 0 से न्यू बराबर अनंत सीमा में कुल ऊर्जा घनत्व, उसके लिए हम इंटीग्रेशन लेंगे और यू न्यू का इंटीग्रेशन जो लोगे वो न्यू इक्वल टू 0 से न्यू इक्वल टू इंफिनिटिव लिमिट में लेना है। सो यू इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटिव यू न्यू डी न्यू। तो अगर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी या स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व का हम न्यू बराबर 0 से न्यू इक्वल टू इंफिनिटिव लिमिट में इंटीग्रेशन लें तो हमको टोटल एनर्जी डेंसिटी मिलेगी या कुल ऊर्जा घनत्व मिलेगा। और अगर इसको सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू इंफिनिटिव आती है। सो यू इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटिव यू न्यू डी न्यू। It means the total energy density in this limit will be infinitive, which is impossible। अर्थात इस सीमा में कुल ऊर्जा घनत्व अनंत होगा, जो असंभव है। According to the law of this distribution, the spectral energy density in the ultraviolet region or in the region of higher frequency is found to be very large, which is practically impossible। इस वितरण नियम के अनुसार पराबैंगनी क्षेत्र या उच्च आवृत्ति क्षेत्र में स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व का मान बहुत अधिक होता है, जो प्रायोगिक रूप में असंभव है। दिस फिनोमिना इज नोन एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। यह घटना पराबैंगनी विपद कहलाती है। तो अगर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का हम इंटीग्रेशन लें 0 से लेकर इंफिनिटिव फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो U की वैल्यू, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू अनंत मिलती है या बहुत अधिक मिलती है, जो असंभव है। तो यदि हम स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व का न्यू बराबर 0 से न्यू बराबर अनंत आवृत्ति परास में समाकलन करें तो हमें कुल ऊर्जा घनत्व प्राप्त होगा, जिसका मान अनंत होगा, जो असंभव है। तो इस वितरण नियम के अनुसार स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व का मान पराबैंगनी क्षेत्र या उच्च आवृत्ति क्षेत्र में बहुत अधिक होता है, जो प्रायोगिक रूप में असंभव है। तो अल्ट्रावायलेट रीजन या हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में अगर हम स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी निकालें तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहते हैं। इस घटना को हम पराबैंगनी विपद कहते हैं। अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी एंड स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी के बीच में कर्व है, और ये कर्व हमारा वेवलेंथ एंड स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी के बीच में है। तो ये जो वक्र है, ये आवृत्ति तथा स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व के मध्य है, और स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ले रहे हैं। और ये जो कर्व है या ये जो वक्र है, ये तरंगदैर्घ्य तथा स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व के मध्य है। यहां पर स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व वेवलेंथ के टर्म्स में है या तरंगदैर्घ्य के पदों में है। तो ब्लैक बॉडी के लिए कर्व हमको ये मिलता है। तो ये जो सॉलिड कर्व है, ये ठोस वक्र ब्लैक बॉडी या कृष्णिका के लिए है।
मीन्स ये कर्व हमारा एक्सपेरिमेंटल कर्व है, प्रायोगिक वक्र है। तो अगर हम डॉटेड कर्व की बात करें, ये जो कर्व है दिस इज ड्यू टू रेलेजिव्स लॉ। तो यह वक्र या यह वक्र, ये वक्र हमारे रेलेजिन नियम के अनुसार है। तो वक्र से स्पष्ट है कि ये जो डॉटेड कर्व है, बिंदुवत वक्र है, यह निम्न आवृत्ति परास में प्रायोगिक वक्र का अनुसरण करता है या उच्च तरंगदैर्घ्य परास में प्रायोगिक वक्र का अनुसरण करता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई हो या वेवलेंथ की वैल्यू लो हो, उस केस में रेलेजिव्स लॉ एक्सपेरिमेंटल कर्व को फॉलो नहीं करता है। It is clear from the experimental curve that the Rayleigh's law fitted well at shorter frequency or higher wavelength side। प्रायोगिक वक्र से स्पष्ट है कि रेलेजिव्स नियम निम्न आवृत्ति परास में या उच्च तरंगदैर्घ्य परास में प्रायोगिक वक्र का अनुसरण करता है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल कर्व और ये रेलेजिव्स लॉ का कर्व। तो रेलेजिव्स लॉ लोअर फ्रीक्वेंसी साइड या हायर वेवलेंथ साइड एक्सपेरिमेंटल कर्व को फॉलो करता है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन एट हायर फ्रीक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ साइड। यह नियम उच्च आवृत्ति पर या निम्न तरंगदैर्घ्य पर प्रायोगिक वक्र को फॉलो नहीं करता है या फेल हो जाता है। तो यह नियम उच्च आवृत्ति पर या निम्न तरंगदैर्घ्य पर फेल हो जाता है, प्रायोगिक वक्र का अनुसरण नहीं करता है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, चिरसम्मत सिद्धांत की सीमाएं और फेलियर ऑफ वीन्स एंड रेलेजिव्स रेडिएशन लॉ या वीन तथा रेलेजिन विकिरण नियम की असफलताएं। So limitations of classical theory और failure of Wien's and Rayleigh's law। तो चिरसम्मत सिद्धांत की सीमाएं या वीन तथा रेलेजिन नियम की असफलताएं या विफलताएं। The Wien's law is based on the emission and एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। वीन का नियम विकिरण के उत्सर्जन तथा अवशोषण पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू विच द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन द कैविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन द कैविटी। इसके अनुसार किसी कोटर या छिद्र में विकिरण की तीव्रता उस कोटर में उपस्थित दोलित्रों की संख्या के समानुपाती होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन बाय ऑसिलेटर्स is directly proportional to the kinetic energy of oscillators। दोलित्र द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति दोलित्र की गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। Therefore, the Wien's radiation law is, इसलिए वीन का विकिरण नियम होगा
E lambda d lambda equal to a lambda raised to minus 5 e raised to minus a upon lambda t d lambda. So this is वीन्स रेडिएशन लॉ. यहां वीन का विकिरण नियम है. तो ये जो लॉ है ये मेनली हमारा रेडिएशन के इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन पर आधारित है, विकिरण के उत्सर्जन तथा अवशोषण पर आधारित है. इसके अनुसार किसी कोटर में विकिरण की तीव्रता उस कोटर में स्थित दोलित्रों की संख्या के समानुपाती होती है. तो कैविटी में जो रेडिएशन है उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कैविटी में कितने ऑसिलेटर्स हैं उसके नंबर के प्रोपोर्शनल होगी, उसकी संख्या के समानुपाती होगी. एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन बाय ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर. तथा दोलित्र द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति दोलित्र की गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है. और इसके बेस पर वीन्स रेडिएशन लॉ को ये मिला हुआ है. The Rayleigh-Jeans law is based on the following principles of classical physics. रेले-जीन्स नियम चिरसम्मत भौतिकी के निम्न सिद्धांतों पर आधारित है. द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत पर. एंड द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन द कैविटी, तथा कोटर में अप्रगामी तरंग के निर्माण के सिद्धांत पर. तो इन दो प्रिंसिपल पर हमारा रेले-जीन्स लॉ बेस्ड है, रेले-जीन्स नियम आधारित है. अकॉर्डिंग टू रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ, u nu d nu equal to 8 pi nu square kT upon c cube d nu. रेले-जीन विकिरण नियम के अनुसार u nu d nu equal to 8 pi nu square kT upon c cube d nu. Here k is Boltzmann's constant, T is absolute temperature, c is velocity of radiation and nu is the frequency of emitted radiation. यहां के बोल्ट्जमान नियतांक है, T परम ताप है, C विकिरण का वेग है तथा न्यू उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति है. Thus, the spectral energy density u nu increases continuously as the square of the frequency. इस प्रकार स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व विकिरण की आवृत्ति के वर्गानुसार परिवर्तित होती है. बट द एक्सपेरिमेंटल कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन shows that u nu increases up to a certain limit and then it decreases with frequency. अब अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो u nu is directly proportional to nu square है. तो अगर nu की वैल्यू इन्फिनिटी हो या बहुत ज्यादा हो तो टोटल एनर्जी डेंसिटी या कुल ऊर्जा घनत्व हमें अनंत प्राप्त होगा. परंतु कृष्णिका विकिरण का प्रायोगिक वक्र यह दर्शाता है कि u nu का मान आवृत्ति के साथ एक सीमा तक बढ़ता है, तत्पश्चात आवृत्ति के साथ यह
घटता है। तो ग्राफ हमने पहले लिया था कि न्यू के साथ में यू न्यू की वैल्यू पहले बढ़ती है, मैक्सिमम पहुंचती है और फिर वापस घटती है। तो हमको कर्व इस टाइप से मिलता है। The total energy density at any temperature in the frequency range 0 to infinitive is, अतः किसी ताप पर आवृत्ति परास 0 से अनंत में कुल ऊर्जा घनत्व U इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव यू न्यू डी न्यू इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो कुल ऊर्जा घनत्व में अनंत प्राप्त होता है। टोटल एनर्जी डेंसिटी जो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में है या इस आवृत्ति परास में है उसका मान अनंत होता है। इट इज इम्पॉसिबल, जो कि असंभव है। इन रेलेजेंस लॉ द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ डेवलप्स ड्यू टू यू न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। रेलेजिन नियम में पराबैंगनी विपद यू न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर के कारण उत्पन्न होता है। अकॉर्डिंग टू इट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी शुड बी वेरी लार्ज, विच इज नॉट कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली। इसके अनुसार उच्च आवृत्ति पर ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक होता है, जो प्रायोगिक रूप से सत्यापित नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली हमको ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, ऐसा कोई भी साक्ष्य या तथ्य नहीं मिला है जो यह दर्शाता हो कि उच्च आवृत्ति पर ऊर्जा घनत्व का मान बहुत अधिक हो। Thus, the classical theory does not explain the experimental results of black body radiation. इस प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक परिणाम को एक्सप्लेन नहीं करता है या प्रायोगिक परिणाम को नहीं समझाता है। तो चिरसम्मत सिद्धांत जो है वह कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने में असमर्थ है। नाउ प्रेशर ऑफ रेडिएशन, विकिरण दाब। So pressure of radiation. Now first one, pressure of normal radiation, अभिलंब विकिरण का दाब। तो अगर रेडिएशन हमारी नॉर्मल डायरेक्शन पर इंसिडेंट हो तो उसका प्रेशर क्या होगा, या यदि विकिरण किसी तल के अभिलंब आपतित हो तो विकिरण का दाब क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। When the radiation incident on any surface, then it exerts a small but finite pressure on the surface. जब विकिरण किसी सतह पर आपतित हो तो वह अत्यंत अल्प परंतु निश्चित दाब उस सतह पर आरोपित करती है। तो जिस सरफेस के ऊपर रेडिएशन हमारी इंसिडेंट है उस सरफेस के ऊपर स्मॉल बट फाइनाइट प्रेशर लगाएगी। तो जिस सतह पर विकिरण आपतित होती है उस सतह पर अल्प परंतु निश्चित दाब वह आरोपित करती है, लगाती है। According to Maxwell, if any radiation falls on a surface normally, then the pressure exerted by it
on the surface is equal to the energy density. मैक्सवेल के अनुसार यदि विकिरण किसी सतह पर अविलंब आपतित हो तो वह उस सतह पर ऊर्जा घनत्व के बराबर दाब आरोपित करती है। तो अगर एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू U है, ऊर्जा घनत्व यदि U है और विकिरण किसी सरफेस पर किसी सतह पर अविलंब आपतित हो तो दाब का मान P इक्वल टू U होगा। If a photon of energy E dash equal to h nu move with velocity c, then according to Einstein theory, यदि एक फोटोन जिसकी ऊर्जा E dash बराबर h nu हो वेग v से गतिमान है तो आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार h nu इक्वल टू m c स्क्वायर। हियर m इज द मास ऑफ फोटोन। यहां m फोटोन का द्रव्यमान है या उस कण का द्रव्यमान है जो c वेग से गतिशील है। एंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम दिस इक्वेशन इज फाउंड टू बी h nu अपॉन c स्क्वायर। तो यदि इस समीकरण से द्रव्यमान m का मान ज्ञात किया जाए तो वह प्राप्त होगा में h nu अपॉन c स्क्वायर। नाउ द मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब फोटोन का संवेग। अब मास हमारा m है, वेलोसिटी c है, तो मोमेंटम हमको मिल जाएगा m इंटू सी। चूंकि फोटोन का द्रव्यमान m है तथा यह c वेग से गतिमान है तो फोटोन का संवेग p इक्वल टू m इंटू सी एंड m की वैल्यू h nu बाई सी स्क्वायर। तो संवेग हो जाएगा h nu बाई सी स्क्वायर इंटू सी। अब एक c से c कैंसिल कर दो तो फोटोन का संवेग मिलेगा या फोटोन मोमेंटम मिलेगा h nu बाई c and h nu equal to E dash. So the momentum of photon और फोटोन मोमेंटम, तो फोटोन का संवेग होगा E dash अपॉन c। Now this is the plane, यह हमारा तल है और इस तल पर या इस सरफेस पर जो रेडिएशन आ रही है वो इस डायरेक्शन से आ रही है। तो इस सतह पर विकिरण अविलंब आपतित है। द मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ऑन द सरफेस mn। प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड mn सतह पर आपतित फोटोन का संवेग p इक्वल टू सिग्मा ई डैश अपॉन सी। क्योंकि कई विकिरण इस पर आपतित हैं, सिर्फ देयर आर लॉट्स ऑफ रेडिएशन which falls on this surface, so we add the momentum of each radiation। तो हम सभी विकिरणों का या सभी फोटोन के संवेग को जोड़ देते हैं। सो P इक्वल टू सिग्मा ई डैश अपॉन सी इज इक्वल टू सिग्मा ई डैश अपॉन सी। दिस इज the momentum of incident photon per unit area per second on the surface mn। यहां सतह mn के
प्रति एकम क्षेत्रफल प्रति सेकंड आपतित फोटोन का संवेग दर्शाता है। इफ द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज सिग्मा ई डैश इक्वल टू ई, यदि सतह के प्रति एकम क्षेत्रफल प्रति सेकंड आपतित कुल ऊर्जा का मान सिग्मा ई डैश इक्वल टू ई हो, तो यहां पर हम सिग्मा ई डैश की जगह ई लिख देते हैं। सो P इक्वल टू ई बाई सी। इफ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इट मीन्स एनर्जी डेंसिटी इज U, यदि प्रति एकक आयतन ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व U हो, तो the total energy passing through any surface of area S normally in 1 second is equal to U into CS। तो वह सतह जिसका क्षेत्रफल S है कि अभिलंब प्रति सेकंड गुजरने वाली कुल ऊर्जा बराबर U इंटू सी एस, क्योंकि U हमारा एनर्जी डेंसिटी है एंड एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एनर्जी मिल जाएगी। तो ऊर्जा घनत्व का मतलब ऊर्जा अपॉन आयतन, तो यदि हम इसको आयतन से गुणा कर दें तो हमें कुल ऊर्जा का मान प्राप्त होगा। एंड पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेग का अर्थ है प्रति सेकंड तय की गई दूरी, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस या दूरी। एंड एस इज एरिया क्षेत्रफल, तो डिस्टेंस इंटू एरिया आ जाएगा वॉल्यूम, तो दूरी इंटू क्षेत्रफल हमारा आयतन, और ये था ऊर्जा अपॉन आयतन, तो आयतन से आयतन कट गया, तो ये हमें ऊर्जा का मान प्राप्त होगा जो एम एन के अभिलंब दिशा में क्षेत्रफल एस से प्रति सेकंड गुजरेगी। सो दिस इज द टोटल एनर्जी पासिंग थ्रू एनी सरफेस ऑफ एरिया एस नॉर्मली इन 1 second। नाउ द रेडिएशन एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, दैट इज एनर्जी फ्लक्स। अब प्रति एकम क्षेत्रफल प्रति सेकंड विकिरण ऊर्जा अर्थात ऊर्जा फ्लक्स इक्वल टू UCS अपॉन S, क्योंकि ये हमारी टोटल एनर्जी है और इस टोटल एनर्जी को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें, कुल ऊर्जा को यदि क्षेत्रफल से भाग दे दे तो हमें प्रति एकम क्षेत्रफल प्रति सेकंड ऊर्जा का मान प्राप्त होगा या प्रति एकम क्षेत्रफल प्रति सेकंड विकिरण ऊर्जा का मान प्राप्त होगा, जो कि इस सरफेस से पास हो रही है, इस सतह से गुजरती है अभिलंब दिशा में। सो इक्वल टू UCS अपॉन S, S से S कैंसिल कर दो, सो इक्वल टू UC, so equal to UC। now P equal to E by C and E हमने निकाला था UC, तो यहां पर हम E की जगह UC रख देते हैं। so P equal to UC upon C, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, so P equal to U। if whole momentum, that is the momentum per unit area per second is absorbed by the surface, then it will show the rate of change of momentum per unit area। यदि संपूर्ण संवेग अर्थात
प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड संवेग सतह द्वारा अवशोषित हो तो यह प्रति एकांक क्षेत्रफल संवेग में परिवर्तन की दर होगी। तो ये जो P है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया इफ होल मोमेंटम इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस। तो यदि संपूर्ण संवेग सतह द्वारा अवशोषित हो तो यह प्रति एकांक क्षेत्रफल संवेग में परिवर्तन की दर होगी। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इट विल कॉरस्पॉन्ड टू द प्रेशर। तथा न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार यह दाब के संगत होगा। Thus, the pressure exerted by the radiation on the surface, इस प्रकार विकिरण द्वारा सतह पर लगने वाला दाब P इक्वल टू U, क्योंकि ये जो P है ये हमारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया। चूंकि यह P प्रति एकांक क्षेत्रफल संवेग में परिवर्तन की दर होगी, जो न्यूटन के द्वितीय नियम से दाब के संगत होगी। तो दाब का मान हमें प्राप्त होगा कैपिटल P इक्वल टू U। Thus, for normal incidence on the surface, the pressure of the radiation is equal to the energy density। इस प्रकार सतह पर अभिलंब आपतन के लिए विकिरण दाब ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। तो P इक्वल टू U एंड U इज द एनर्जी डेंसिटी। U हमारा ऊर्जा घनत्व है एंड कैपिटल P इज द प्रेशर इंसिडेंट बाय द रेडिएशन ऑन द सरफेस नॉर्मली। तथा P अभिलंब आपतित विकिरण द्वारा सतह पर लगाया गया दाब है। नाउ प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन, विसरित विकिरण द्वारा दाब। तो अगर रेडिएशन हमारे डिफ्यूज है किसी सरफेस के ऊपर, तो यदि किसी सतह पर विकिरण विसरित आपतित हो तो उसके कारण जो दाब लगेगा उसका मान हमें ज्ञात करना है। हमारा डायग्राम, ये हमारी सरफेस है और ये जो सरफेस है ये सतह है, इस पर ये हमारी रेडिएशन आ रही है, ये विकिरण आपतित है और रेडिएशन का नॉर्मल हमने mn लिया है। Let the radiation incident on a surface nr makes angle theta with the normal mn on this surface। माना सतह nr पर आपतित विकिरण सतह के अभिलंब mn के साथ थीटा कोण बनाती है। When the radiation incident on any surface, then it exerts a small but finite pressure on the surface। जब विकिरण किसी सतह पर आपतित हो तो वह इस सतह पर अल्प परंतु निश्चित दाब आरोपित करती है या लगाती है। द एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकंड ऑन द सरफेस mn इक्वल टू
यू सी। सतह एम एन के प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा यू सी होगी। इफ द सरफेस एरिया ऑफ प्लेन एम एन इज एस, यदि तल एम एन का पृष्ठ क्षेत्रफल एस हो तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस एम एन पर सेकेंड, तो एम एन सतह पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा, क्योंकि पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो एनर्जी इंसिडेंट थी, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड एम एन सतह पर आपतित ऊर्जा हमारी यूसी थी, एंड एम एन का जो एरिया है, एम एन का जो क्षेत्रफल है वो एस है, तो यूसी को हम एस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एम एन सतह पर प्रति सेकंड आपतित कुल ऊर्जा का मान प्राप्त होगा। सो दिस विल बी यूसीएस। यूसीएस सतह एम एन पर प्रति सेकंड आपतित कुल ऊर्जा का मान है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ एन आर इज एच डैश, यदि एन आर का पृष्ठ क्षेत्रफल एस डैश हो तो, ये हमारा एस डैश, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो वो क्या जाएगा, एस डैश कॉस थीटा। सो एस इक्वल टू एच डैश कॉस थीटा, और एस की ये जो वैल्यू है ये हम यहां पर रख दें तो एम एन सतह पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा का मान प्राप्त होगा यू सी एस डैश कॉस थीटा। ये हमारा डायग्राम था। हियर द एनर्जी क्रॉसिंग द प्लेन एन आर पर सेकंड इज इक्वल टू द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द प्लेन एम एन पर सेकंड। यहां तल एन आर के प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा की मात्रा तल एम एन पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा की मात्रा के बराबर होगी। तो सरफेस एनआर से पर सेकंड जो एनर्जी पास हो रही है वह ऊर्जा या वो एनर्जी प्लेन एम एन पर सेकंड जो एनर्जी इंसिडेंट है उसके बराबर होगी। इट मीन्स द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द प्लेन एन आर पर सेकंड इज यू सी एस डैश कॉस थीटा। अतः तल एन आर पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा का मान यू सी एस डैश कॉस थीटा होगा। द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द प्लेन एन आर पर यूनिट एरिया पर सेकंड इक्वल टू यू सी एस डैश कॉस थीटा अपॉन एस डैश। तो तल एन आर से प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा इक्वल टू यू सी एस डैश कॉस थीटा अपॉन एस डैश, क्योंकि ये जो प्लेन एन आर है इस पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा का मान ये था, और अब हमें प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा निकालनी है, तो इसको हम इसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो यू सी एस डैश कॉस थीटा को अगर एन आर के क्षेत्रफल से भाग दिया जाए तो ई की वैल्यू आ जाएगी यू सी एस डैश कॉस थीटा अपॉन एस डैश। एस डैश से एस डैश कैंसिल करो तो ई आ जाएगा यू सी कॉस थीटा। द मोमेंटम इंसिडेंट ऑन द प्लेन एन आर पर यूनिट एरिया पर सेकंड। अब तल एन आर पर प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड आपतित
संवेग का मान होगा P इक्वल टू ई बाई सी, और E की वैल्यू है यू सी कॉस थीटा, तो इसको हम C से डिवाइड कर देते हैं, सो P आ जाएगा U cos थीटा। Now P इक्वल टू U cos थीटा आया है। The component of P normal to the direction of NR, NR की दिशा के अभिलंब संवेग P का घटक NR दिशा के लंबवत निकालना है, तो NR के परपेंडिकुलर निकालोगे तो वो क्या जाएगा P cos थीटा, सो P cos थीटा, और P की वैल्यू U cos थीटा है, तो इसको हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करें, सो U cos थीटा इंटू cos थीटा, तो ये क्या जाएगा U cos स्क्वायर थीटा, तो ये NR दिशा के अभिलंब संवेग P का घटक है। If the whole momentum incident on the surface is absorbed by the surface, यदि सतह पर आपतित संपूर्ण संवेग सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाए तो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस और द प्रेशर ऑन द सरफेस mn इज u cos स्क्वायर थीटा, मीन्स यही वैल्यू को मिल जाएगी। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड सतह के अभिलंब संवेग में परिवर्तन की कुल दर या mn सतह पर दाब इक्वल टू u cos स्क्वायर थीटा। The pressure exerted by radiation incident on surface NR, अतः सतह NR पर आपतित विकिरण द्वारा लगाया गया दाब P इक्वल टू U cos स्क्वायर थीटा, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी प्रेशर होगी या दाब के बराबर होगी। If the radiation incident on the surface are diffuse, यदि सतह पर आपतित विकिरण विसरित हो तो such radiation will incident from all possible direction with equal probability, तो इस प्रकार की विकिरण समान प्रायिकता से सभी संभव दिशाओं से सतह पर आपतित होगी। In this case, we must take the average value of cos square theta over all direction, क्योंकि हर डायरेक्शन से इक्वल प्रोबेबिलिटी में एनर्जी हमारी इंसिडेंट है या रेडिएशन इंसिडेंट है, तो हम क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा का औसत मान हमें लेना होगा। तो इस स्थिति में हमें सभी दिशाओं के लिए cos स्क्वायर थीटा का औसत मान लेना होगा। सो द प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन, इसलिए विसरित विकिरण का दाब P हमारा u cos स्क्वायर थीटा था, और हम क्या करते हैं cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू लेते हैं, तो प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन आ जाएगा या विसरित विकिरण का दाब होगा P इक्वल टू U, एंड एंगल ब्रैकेट में हमने cos स्क्वायर थीटा लिखा है, और ये क्या दिखाता है दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा ओवर ऑल डायरेक्शंस, यह सभी दिशाओं के लिए cos स्क्वायर थीटा का औसत मान है। Let the radiation be equivalent to
a beam of n equal intensities incident on the surface from all possible directions। माना ये विकिरण सभी संभव दिशाओं से सतह पर आपतित समान तीव्रता n की किरणपुंज के तुल्य है। Here n is very large, यहां n का मान बहुत अधिक है। तो अब हम क्या करें, हम एक हेमिस्फीयर लेते हैं, यह हमारा एक अर्धगोला है और इसका बेस हमारा ये है, इसकी रेडियस हम r मान लेते हैं, तो इसकी त्रिज्या r है। तो हम क्या करते हैं, इस पर एक ए बी सी डी ये जो है ये हम इसका काट लेते हैं, एक भाग लेते हैं, अल्पांश लेते हैं, और ये जो एलिमेंट है ये हमारा थीटा से लेके थीटा प्लस डी थीटा एंगल के बीच में है। और एंगल हमने कहां से मेजर किया है, बेस हमारा ये और ये इसका नॉर्मल, तो ये जो नॉर्मल है इससे हमने एंगल मेजर किया है। तो थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के बीच का जो हमारा एलिमेंट है उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको हम लेंगे। फॉर u cos square theta we consider a hemisphere of radius r and let the center of its element nr is o। u cos square theta का मान ज्ञात करने के लिए हम r त्रिज्या का एक अर्धगोला लेते हैं तथा इसके एलिमेंट nr, इसके तत्व nr का केंद्र O है। तो एलिमेंट हमारा nr और इसका सेंटर या केंद्र है वो हमारा O है। नाउ फ्रॉम द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर वी कट अ रिंग शेप्ड एलिमेंट A B C D। अब हम अर्धगोले के पृष्ठ से एक ABCD रिंग नुमा तत्व को काटते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका जो सरफेस है इससे ABCD एक रिंग शेप्ड एलिमेंट मिलेगा, उसको काट लेते हैं। दिस एलिमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द कोन lying between the angles theta and theta plus d theta from O as apex and OL as axis। यह तत्व एक शंकु जो थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य स्थित हो, जिसका शीर्ष O तथा OL अक्ष हो से लिया गया है। तो एक शंकु हमारे पास में है, इस शंकु का शीर्ष या एपेक्स O और इसका एक्सिस है OL। तो यहां से हमने क्या किया है, एक एलिमेंट को काटा है, एक रिंग शेप्ड एलिमेंट को कट किया है, और यह एलिमेंट हमारा थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य स्थित होगा। द थिकनेस ऑफ रिंग ABCD इक्वल टू R D थीटा। ABCD वलय की मोटाई या ABCD रिंग की मोटाई, क्योंकि ये हमारा R है, ये एंगल डी थीटा है, तो R का आ जाएगा रेडियस इंटू एंगल, तो चाप आ जाएगा त्रिज्या इंटू कोण, सो R डी थीटा इसकी थिकनेस हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी। ना OM इक्वल टू OD इक्वल टू R है, इसलिए हमारा R डी थीटा आ गया है। नाउ द एरिया ऑफ रिंग, रिंग का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल। रिंग का एरिया क्या आएगा, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस, परिधि इनटू मोटाई। तो परिधि होती है हमारी 2 पाई r, सरकमफेरेंस का मतलब 2 पाई r। तो पहले हमको रिंग की रेडियस की जरूरत होगी, तो ये हमारी रिंग है और इसकी रेडियस निकालनी है, मीन्स ये हमको निकालना है। तो ये r है और ये क्या जाएगा r साइन थीटा। तो इस रिंग की
त्रिज्या आ जाएगी r sin थीटा, तो रिंग का एरिया क्या आएगा 2 पाई r sin थीटा इंटू r डी थीटा, क्योंकि क्षेत्रफल मैंने कहा है परिधि इंटू मोटाई, एंड परिधि होती है 2 पाई r, और r का मतलब यहां पर r sin थीटा, तो सरकमफेरेंस या परिधि हो जाएगी 2 पाई r sin थीटा एंड थिकनेस इसकी r d थीटा। सो एरिया ऑफ रिंग इज 2 पाई r sin थीटा इंटू r d थीटा, तो ये रिंग की सरकमफेरेंस और ये रिंग की मोटाई, तो इसका क्षेत्रफल या एरिया आ गया 2 पाई r sin थीटा इंटू r d थीटा, तो r से r मल्टीप्लाई कर दो, तो dA क्या आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा। The total radiations crossing this ring, इस रिंग से गुजरने वाली कुल विकिरण dn इक्वल टू n dA अपॉन a, तो ये जो dA है इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसके क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। a का मतलब एरिया ऑफ हेमिस्फेयर या अर्धगोले का क्षेत्रफल जो 2 पाई r स्क्वायर होता है, तो dn क्या आ जाएगा n इंटू 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2 पाई r स्क्वायर, तो dn हमारा ये हो गया, और ये जो 2 पाई r स्क्वायर है इस अर्धगोले का क्षेत्रफल है या एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है। अब 2 पाई r स्क्वायर से 2 पाई r स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो dn क्या हो जाएगा n साइन थीटा डी थीटा, सो n साइन थीटा डी थीटा। अब dn की वैल्यू हमको ये मिली है, डिफ्रैक्शन ऑफ बीम इंसिडेंट बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य आपतित पुंज का घटक या आपतित विकिरण का घटक, तो वो क्या होगा dn अपॉन n, तो dn अपॉन n यहां से क्या आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, सो dn अपॉन n इज साइन थीटा डी थीटा। नाउ प्रेशर, अतः दाब dp इक्वल टू dn बाई n, और हमने u cos स्क्वायर थीटा निकाला था, तो u cos स्क्वायर थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, सो dp हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा इंटू यू कॉस स्क्वायर थीटा, सो साइन थीटा डी थीटा इंटू यू कॉस स्क्वायर थीटा, तो dp की वैल्यू क्या आ गई dp इक्वल टू यू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, और ये दाब किसके बीच में है थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य स्थित रिंग पर लगने वाला, तो थीटा एवं थीटा प्लस डी थीटा के मध्य स्थित रिंग पर लगने वाला दाब हमारा ये होगा। नाउ द प्रेशर फॉर ऑल पॉसिबल रिंग्स ऑफ हेमिस्फेयर लाइन बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 अर्धगोले में स्थित सभी रिंगों पर लगने वाला कुल दाब, तो थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है एंड थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 हो सकती है, तो हमारा जो अर्धगोला है उसमें 0 से पाई बाई 2 के बीच में जितनी भी रिंग होंगी जितनी भी वलय होंगी उस पर लगने वाला कुल दाब अगर हमें ज्ञात करना है, तो इस dp को 0 से पाई बाई 2 लिमिट के बीच में हम इंटीग्रेट कर देते हैं, सो p इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 u cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। नाउ लेट cos थीटा इक्वल टू x, तो cos थीटा को अगर x मानते हैं तो dx क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, सो dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो cos थीटा की जगह आप x रखोगे एंड माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा हमारा dx, या साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा माइनस dx। नाउ अगर थीटा की जगह हम 0 रखें तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, मीन्स x की लिमिट क्या हो जाएगी 1, और अगर थीटा की जगह पाई बाई 2 रखते हो तो cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0, सो द लिमिट ऑफ
थीटा जो थी उसको हम x की लिमिट में चेंज करें तो 0 टू पाई बाई 2 की जगह 1 टू 0 हो जाएगा। सो p इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू 0 u cos थीटा की जगह हमने x रखा तो एक्स स्क्वायर एंड माइनस साइन थीटा डी थीटा या साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा एंड साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा माइनस डी एक्स। तो p क्या हो गया माइनस यू इंटीग्रेशन 1 टू 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट 1 टू 0 को अगर हम 0 टू 1 करें तो माइनस भी इंक्लूड हो जाएगा। सो p इक्वल टू यू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 टू 1 है तो ये क्या जाएगा 1 बाई 3। इट मीन्स p इक्वल टू u बाई 3। तो जो प्रेशर होगा डिफ्यूज रेडिएशन के केस में वो क्या जाएगा 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो विस्तृत विकिरण की अवस्था में किसी सतह पर लगने वाला दाब ऊर्जा घनत्व के 1/3 भाग होगा। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं।